स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिटिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स, एमिसिव पावर जिसको हम स्मॉल ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है वो अपने में से हीट रेडिएशंस को एमिट करती है और जितनी वो रेडिएशंस एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एमिट करती है वो प्रोपोर्शन होता है उसके एरिया के और प्रोपोर्शन होगा टाइम के, जितने समय तक वो बॉडी पड़ी रहेगी। मान लो एक बॉडी है इस तरह की, जितना इसका एरिया होगा उतना ही वो ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी छोड़ेगी। रेडिएंट का मतलब है छोड़ी गई एनर्जी, जिसको हम एमिटेड एनर्जी भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करती है एक तो एरिया के ऊपर और एक टाइम के ऊपर, जितने समय तक इस बॉडी को रखा गया है। तो एक बॉडी में से जितनी रेडिएंट एनर्जी निकलेंगी, एमिट होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी एक तो एरिया के और एक टाइम के। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो Q यानी कि रेडिएंट एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ बॉडी प्रोपोर्शनल होगी A इंटू टी के। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो है वो आता है स्मॉल ई, और वेयर ई इज द एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी की जो एमिसिव पावर है कि रेडिएंट एनर्जी को, रेडिएशंस को या एनर्जी को एमिट करने की जो पावर है वो ई प्रदर्शित करता है, शो करता है। और जो ई है वो डिपेंड करता है एक तो बॉडी के मटेरियल पे और एक वेवलेंथ पे। अलग अलग वेवलेंथ के लिए ई की वैल्यू अलग अलग होगी। मान लेते हैं ये बॉडी जो है इसमें से हीट रेडिएशन, जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोल देते हैं, मान लेते हैं वो रेडिएट हो रही है। और हमारे को पता है इंफ्रारेड के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो है 780 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। यानी कि इस बॉडी में से 780 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक की जो रेडिएशंस हैं वो निकल रही हैं, यानी अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही है। अब ये जो बॉडी है, हो सकता है ये बॉडी जो है उसका मटेरियल ऐसा हो, उसकी नेचर ऐसी हो कि वो अपने में से 900 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा एमिट करे बजाय किसी और वेवलेंथ वाली रेडिएशन के। ठीक है, तो जो एमिसिव पावर है इस बॉडी की, जिसको हम ई लैम्डा कहेंगे फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, दैट इज फॉर 900 नैनोमीटर वेवलेंथ, वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर है यानी कि ई जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर बॉडी के और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर को हम ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ई लैम्डा से। और ई जो है एमिसिव पावर, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ई इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस तरह से ई को हम डिफाइन, और ई के जो यूनिट हैं, क्यू जो हीट है, जो रेडिएशन निकली हैं, रेडिएंट एनर्जी जो एमिट हुई है, उसका जो एसआई यूनिट है वो है जूल, एरिया का स्क्वायर मीटर, टाइम का सेकंड। तो ये इसके जो यूनिट बन गए ई के एमिसिव पावर के, जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमारे को पता है जूल पर सेकंड यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम। इस चीज को हम पावर भी बोल सकते हैं, और पावर जो है उसका एसआई यूनिट वॉट होता है। इसलिए इसके ई के, स्मॉल ई के एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी के जो यूनिट बनेंगे वो इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी कि वाट, ये और ये तो वाट बन गया, वाट पर स्क्वायर मीटर भी बन गया। देखो नोट मैंने क्या लिखा है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी स्पेक्ट्रम में ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं किसी बॉडी में से जो रेडिएंट एनर्जी निकली वो मान लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन थी, और उसके स्पेक्ट्रम में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट
वेवलेंथ। अलग अलग प्रकार की उसके अंदर विकरणें हैं, रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशंस हैं, उनके लिए लैम्डा की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। और वो रेंज है, उस स्पेक्ट्रम की रेंज है 780 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। और ये बॉडी, इसका नेचर ऐसा है, इसका मटेरियल ऐसा है कि वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 780 से लेकर के 1 मिलीमीटर, उसके बीच में से वो 900 मिलीमीटर 900 नैनोमीटर सॉरी 900 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की रेडिएशंस को ज़्यादा एमिट करता है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए उसकी जो एमिसिव पावर है ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर को ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एमिसिव पावर हो गया एक बॉडी के लिए। एक थ्योरी है रेडिएशन की, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी बॉडीज जो हैं सभी टेम्परेचर के ऊपर रेडिएशन को एमिट करती हैं, और सभी बॉडीज जितनी भी रेडिएशन उनके ऊपर डलती हैं, उनके ऊपर फॉल करती हैं, उनके ऊपर गिरती हैं, सभी टेम्परेचर पर उनको एब्जॉर्ब भी करती हैं। यानी एक बॉडी, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज से एक बॉडी जो है वो लगातार हर टेम्परेचर पर हर समय में रेडिएशन को या एनर्जी को एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अच्छा, अगर तो एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन एमिशन है, यानी कि रेडिएशन एनर्जी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है एज कंपेयर टू एमिशन, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर एमिशन ज़्यादा है, रेडिएशन का एमिशन ज़्यादा है, रेडिएंट एनर्जी का एमिशन ज़्यादा है और एब्जॉर्प्शन कम है, तब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मान लेते हैं दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया, उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और उस टाइम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हालांकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन अगर बराबर हो जाए, तब भी बॉडी जो है वो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है लगातार और एमिट भी करती है। हाँ, बस ये है कि उसकी जो दर है, यानी कि यूनिट टाइम में 1 सेकंड में जितना वो एब्जॉर्ब करेगी पर यूनिट एरिया, उतना ही वो एमिट करेगी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमने एमिसिव पावर पढ़ लिया। एक बॉडी एमिसिव पावर ई, स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे को ये बताता है, सिंपली अगर हम बात करें, ये बताएगा कि एक बॉडी की रेडिएंट एनर्जी को या एनर्जी को एमिट करने की पावर कितनी है। ठीक है जी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाए कि जो एमिसिव पावर है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अदर बॉडी से ज़्यादा होती है। मान लेते हैं हमारे पास ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके जो डायमेंशंस हैं वो किसी दूसरी नॉन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जैसे ही हैं। तो ये जो अपने में से रेडिएशन को जो एमिट करेगी ना, एनर्जी जो वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एमिट करेगी, वो बहुत ही ज़्यादा करेगी एज कंपेयर टू अदर बॉडी। मान लेते हैं एक एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं यूनिट ही है, 1 है, और टाइम हमने 1 सेकंड की बात की। 1 सेकंड में यूनिट एरिया, इस बॉडी का जो एरिया है यूनिट है, 1 है, जैसे 1 स्क्वायर मीटर है या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और इधर एक बॉडी है नॉन ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसका भी एरिया क्या है, 1 है, और टाइम हम 1 सेकंड की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में जो रेडिएंट एनर्जी निकलेगी वो किसी भी दूसरी बॉडी के मुकाबले ज़्यादा निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो ई है वो किसी भी दूसरी नॉन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर को हम ई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ई बी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में। अदर बॉडी के केस में ये जो सिंबल है वो ई है, और ई बी की वैल्यू, एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो किसी दूसरी नॉन परफेक्टली ब्लैक बॉडी से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर डायमेंशंस और टाइम अगर सेम हो तो। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी, कोई भी जो बॉडी है वो लगातार रेडिएशंस को या एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है।
तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्लियर सी बात है, एक बॉडी के ऊपर मान लेते हैं कुछ रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट हुई है, उसके ऊपर फॉल की, उसके ऊपर गिरी हैं, और वो बॉडी अपने ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन को या एनर्जी को उसमें से वो 60% उसका एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी ए, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0.6 हुई। तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर जितनी हीट इंसिडेंट हुई और उसमें से जितना फ्रैक्शन उसने उसका एब्जॉर्ब कर लिया, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो अपने ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट होने वाली रेडिएंट एनर्जी को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब ए की वैल्यू परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए वो कितनी होगी, 1 होगी। ये देखो नोट में लिखा है मैंने, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही इंसिडेंट हुई थी, जितनी हीट या रेडिएशन उसके ऊपर गिरी या इंसिडेंट हुई है उतनी उसने एब्जॉर्ब कर ली। नॉन ब्लैक बॉडी के लिए जो ए की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और लेस देन 1 यानी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, यानी 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अदर देन ब्लैक बॉडी के केस में। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो सकती है कि बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे, 0.1, 0.2, 0.1 का मतलब 10%, 0.2 का मतलब 20%, 0.3 का मतलब 30%, वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ए की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 का मतलब 100% एब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं हो सकता है इन केस ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी, इन केस ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी। थर्ड देखना पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इन अ स्पेक्ट्रम। मान लेते हैं कोई बॉडी जो है एक खास रेडिएशन एनर्जी, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड को वो रेडिएट कर रही है, और इंफ्रारेड के अंदर जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने पहले बताया था। फॉर एग्जांपल रेडिएशन का जो वो लैम्डा की वैल्यू है उस स्पेक्ट्रम के लिए वो है 780 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। और हो सकता है कि वो बॉडी जो है उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में से खास वेवलेंथ की रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। उसकी पावर एक खास वेवलेंथ को, लैम्डा को, एक खास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को या एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, और फिर हम उस केस में उसको कहेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है नोट में, ए की वैल्यू जो ए है ना एब्जॉर्प्टिव पावर, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर। एक पर्टिकुलर मटेरियल वाली जो ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी, वो उसके लिए ए की वैल्यू स्पेसिफिक होगी, और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। एक बॉडी है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी स्पेक्ट्रम में से, और किसी दूसरी वेवलेंथ को कम एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। जैसे ये कि मान लेते हैं विजिबल लाइट किसी बॉडी के ऊपर गिरी, और विजिबल लाइट के लिए जो स्पेक्ट्रम है सबको पता है, विबग्योर वॉयलेट से लेकर के रेड तक उसमें 7 कलर होते हैं, और उसका जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो है 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये 700 नैनोमीटर रेड के लिए आता है और ये वायलेट के लिए। अब इसके ऊपर ये विजिबल लाइट गिरी किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, उसने क्या किया, इस बॉडी ने, हो सकता है वो येलो कलर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, तो ए की वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा, यानी कि येलो कलर के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी हो सकता है ज़्यादा हो, और उस बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर किसी दूसरी वेवलेंथ के लिए, जैसे कि रेड कलर के लिए क्या हो, कम हो। ठीक है। तो किसी भी बॉडी के लिए जो ए है वो लैम्डा पे भी डिपेंड करता है, और ए लैम्डा को हम क्या कहेंगे, ए लैम्डा को हम स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर और ए पर्टिकुलर वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है एमिसिटिविटी। हमने 2 टर्म्स पढ़ ली हैं, एक है एमिसिव पावर, स्मॉल ई सिंबल है, किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए
इसको सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल ई बी से, और अदर देन ब्लैक बॉडीज़ के लिए उसकी वैल्यू ई होगी, स्मॉल ई, और ई बी ग्रेटर देन ई होगा। और एब्जॉर्प्टिव पावर किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, किसी नॉन ब्लैक बॉडी के लिए उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 1 से क्या होगी, कम होगी। और ब्लैक बॉडी के लिए ए की जो वैल्यू है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो है 1 होगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या करती है, जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरेंगी, इंसिडेंट होगी, 100% उसको क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एमिसिटिविटी। सिंबल है इसका एप्सिलॉन, ये ग्रीक का एक लेटर है एप्सिलॉन, लोअर केस में इस तरह से इसको सिंबलाइज किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द गिवन बॉडी टू दैट ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये रेशो है एक दी हुई बॉडी की एमिसिटिविटी क्या होगी, उस बॉडी की एमिसिव पावर, उसको डिवाइड कर दो एमिसिव पावर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी से। मैंने पहले ही बताया था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर का सिंबल है ई बी, और गिवन बॉडी के लिए, अदर देन ब्लैक बॉडी के लिए उसका सिंबल है स्मॉल ई। तो हम अगर एमिसिटिविटी किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, किसी गिवन बॉडी के लिए ये होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, और ये रेशो होगी एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, यानी कि हमने ये एक रेशो बनाई है, रिलेटिव टर्म है, इसको हमने इसमें क्या किया है, एमिसिव पावर को, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर को कंपेयर किया है किससे, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी एमिसिव पावर है गिवन बॉडी की, और नीचे ब्लैक बॉडी के लिए भी एमिसिव पावर है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ दी सरफेस के, यानी कि सरफेस पे डिपेंड करेगी, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगी। और जो एप्सिलॉन है किसी गिवन बॉडी के लिए, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो एप्सिलॉन है उसको हम 1 लेंगे, यानी कि ई बी वो 1 होगा। क्यों, मान लेते हैं मैं बात करता हूँ ई बी की, यानी कि एमिसिटिविटी ब्लैक बॉडी की, तो एमिसिटिविटी ब्लैक बॉडी की ऊपर और एमिसिटिविटी ब्लैक बॉडी की नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा। तो एमिसिटिविटी ब्लैक बॉडी की 1 और एमिसिटिविटी अदर देन ब्लैक बॉडी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, और 0 से बड़ी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट विदाउट रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग, बिना ट्रांसमिट किए या बिना रिफ्लेक्ट करे जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होंगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर, वो उन सब को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर भी होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के एग्जांपल हैं जैसे सन है, स्टार है, लैम्प ब्लैक। वैसे तो कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को बनाना पॉसिबल नहीं है। ये जो एग्जांपल हैं जैसे सन है, स्टार है, लैम्प ब्लैक, जिसको काजल भी बोल देते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, प्लेटिनम ब्लैक, गोल्ड ब्लैक, ये सारे नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैं। ये जो बॉडीज़ हैं इनके ऊपर जब रेडिएशंस इंसिडेंट होंगी तो ये क्या करेंगी, उनको बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यानी रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। और ट्रांसमिशन का मतलब ये यहाँ से अगर रेडिएशन एंटर करी इसके अंदर, एब्जॉर्ब करी उसने, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि ये ट्रांसमिट नहीं करेगा एनर्जी को। और इसके लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ए, स्मॉल ए, इट इज़ टेकन टू बी 1, यानी जितनी भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होंगी वो सारी की सारी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, 100% को एब्जॉर्ब कर लेगा। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी, PBB। आई होप you have understood emissive power, absorptive power and emissivity. Thank you.